है जिसे लूप रूल भी कहा जाता है। ये रूल ये इंटररिलेट करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी क्लोज्ड लूप में कनेक्टेड सेल्स के ईएमएफ, उसमें कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस तथा उससे फ्लो होता हुआ करंट को। और ये इंटर रिलेशन होता कैसा है? देखिए ये लॉ क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट, अर्थात किरचॉफ्स सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इन एनी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यहां पर एनी पार्ट का मतलब होता है इन एनी क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप में द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अर्थात जितने भी सेल्स जुड़े हुए हैं सारे सेल्स के ईएमएफ का टोटल ये बराबर होता है द अलजेब्रिक सम किसका? द प्रोडक्ट्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स, अर्थात जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उससे जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे उतना प्रोडक्ट हमें मिलेगा। उन्हें अगर आप जोड़ दें तो जो सम आपको मिलेगा वो सम बराबर होगा ईएमएफ्स के अलजेब्रिक सम के। चलिए इस चीज को समझते हैं। हम इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल, बहुत ही सिंपल सर्किट ड्रॉ करेंगे। इस सर्किट में एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका ईएमएफ है E और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है R। इस सेल के कारण इस सर्किट में एक करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट है I, और यही करंट इस रेजिस्टेंस से भी पार होगा। तो ऐसे स्थिति में हम ओम्स लॉ से ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू I R। तो यहां पर हमने देखा ईएमएफ, जो कि यहां टोटल ईएमएफ है, ये बराबर है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट पे। एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। इसमें दो बैटरीज जुड़े हुए हैं, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का E2, और इस सर्किट में, इस क्लोज्ड लूप में दो रेजिस्टेंसेस हैं R2 और R1। यहां भी देखें R2 और R1 चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, एक ही लूप है और कोई एक्सटर्नल वायर इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो करेगा और वो करंट पूरे सर्किट में सेम होगा। तो ऐसे स्थिति में देखें टोटल ईएमएफ इस सर्किट में क्या होगा? E1 प्लस E2। तो हम कह सकते हैं कि E1 प्लस E2 ये बराबर होगा करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस के। यहां R1 और R2 देखें, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो नेट रेजिस्टेंस या फिर कहें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा R1 प्लस R2। इससे आगे हम कह सकते हैं कि E1 प्लस E2 अर्थात टोटल ईएमएफ ये बराबर है I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 के। अर्थात यहां देखिए ये है टोटल ईएमएफ जो कि बराबर है करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट। यहां पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें ऐसा, I इंटू R2 और I इंटू R1। तो इन प्रोडक्ट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर। अब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कंसीडर करते हैं, वो है ये। इस सर्किट में दो सेल्स जुड़े हुए हैं, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का E2। ध्यान दें E1 और E2 पिछले केस में ये दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे। E1 ये अगर कोशिश कर रहा था करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाने का, तो E2 भी वही कोशिश कर रहा था, अर्थात ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे के पावर को बढ़ा रहे थे। लेकिन यहां पर देखें E1 का कोशिश है करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना और E2 कोशिश कर रहा करंट को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना। अर्थात E1 और E2 एक दूसरे के काम को कैंसिल कर रहे हैं। सो यहां पर नेट ईएमएफ ये क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए E1 माइनस E2। हम कह रहे हैं E1 माइनस E2, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जो नेट ईएमएफ है वो नेट ईएमएफ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में E1 माइनस E2 है। क्योंकि अगर हम ये पता लगाएं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कितना होगा,
तब हम जो नेट ईएमएफ पता करेंगे वो होगा E1 माइनस E2। लेकिन अगर हम पता लगाएं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका इफेक्ट क्या होगा, अर्थात नेट ईएमएफ क्या होगा, तो हम कहेंगे नेट ईएमएफ होगा E2 माइनस E1। अर्थात हमें यहां पर एक कन्वेंशन फॉलो करना होगा, या तो हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानेंगे या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि करंट्स इस सर्किट में कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस R1 है, इससे करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल I1। और ये रेजिस्टेंस जो R2 है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है ये है I2। आप कहेंगे ऐसा कैसे, ये तो एक ही सर्किट है, एक ही क्लोज्ड लूप है, तो करंट सेम होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारे डॉटेड लाइंस हैं। इन डॉटेड लाइंस का मतलब ये है कि ये सर्किट सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सर्किट आगे और भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ सर्किट और आगे बढ़ा हुआ है और एक बैटरी इसमें इस तरह से जुड़ा हुआ है जो कि कोशिश कर रहा है करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाने का। तो हो सकता है कि करंट जो कि R1 से फ्लो कर रहा है ये I1 है, पर R2 से जो फ्लो कर रहा है वो I2 है। और उसी तरह से हम ये मानेंगे कि जो रेजिस्टेंस R3 है, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है ये है I3। हम आर्बिट्रेरी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि यहां भी देखे डॉटेड लाइंस है, यहां भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो कि यहां करंट को R3 से पास किया हुआ करंट को I2 से ज्यादा या कम बना दे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पर एक बैटरी जोड़ दें सर्किट को बढ़ाते हुए, और यहां पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया और आगे नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ये कोशिश करेगा कुछ और करंट फ्लो करवाने का R3 से। तो ऐसे स्थिति में I3 I2 से बड़ा हो जाएगा। या फिर अगर आप सेल को उल्टा कर दें, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें, तो ये कोशिश करेगा करंट को ड्रॉ करने का। तो ऐसे स्थिति में I3 I2 से छोटा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम माने कि ये जो रेजिस्टेंस R4 है, इससे करंट फ्लो कर रहा I4 पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में I4। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मान ले हम यहाँ एक्सटर्नल एक सर्किट जोड़ दें जहां पर हमने एक सेल जोड़ दिया और इस सेल में ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे स्थिति में अगर इसका ईएमएफ बहुत ज्यादा हो तो ये कोशिश करेगा करंट को ड्रॉ करने का, ये ज्यादा ड्रॉ करने का कोशिश करेगा करंट को, ना कि ये सेल। तो ऐसे स्थिति में करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। तो ये पॉसिबल है। अब देखें ऐसे स्थिति में ये किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बताता है? ये बताता है नेट ईएमएफ अर्थात E1 माइनस E2। हमने लिखा E1 माइनस E2, अर्थात हम ये कन्वेंशन मान रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसीलिए हमने नेट ईएमएफ को E1 माइनस E2 लिखा। तो हमारा कन्वेंशन यहां हम लिख लेते हैं। कन्वेंशन हमारा ये है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज। Delicious biryanis to cheesy pizzas. Get them delivered safely at your doorstep. Order now. पॉजिटिव। तो नेट ईएमएफ ये बराबर होगा करंट और रेजिस्टेंसेस के प्रोडक्ट के सम।